वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 22 जुलाई। और 22 जुलाई के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखते हैं। उससे पहले अगर आपको यहाँ पर इस पूरे की पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी पीडीएफ को ले सकते हैं। राइट, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स को, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल कहता है जो टीसीआरएम का मैट्रिक्स फ्रेमवर्क आया है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चीता, फिर उसके बाद क्रीमिया और कॉन्गो का एक हेमोरोजिक फीवर उसके ऊपर। उसके बाद इंडिया और यूएस के बीच में किस तरीके से बायलैटरल कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद डोनेमाप और अल्जाइमर का इलाज। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सबसे पहला आर्टिकल है जो अभी नीति आयोग ने किया। देखो नीति आयोग कितनी सारी चीजों के लिए न्यूज में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि नीति आयोग जो है वो कितनी ही सारी चीजों के लिए, अभी मैंने आपको एक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में बताया था कुछ टाइम पहले। ऐसे करते करते नीति आयोग अब ना बहुत सारी चीजों के लिए न्यूज में आ रहा है। तो आपसे भी हाई चांस है कि नीति आयोग पर कोई ना कोई सवाल बनेगा। ठीक है, तो नीति आयोग यहाँ पर है। उन्होंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स इंडेक्स निकाला है, और वो मैट्रिक्स इंडेक्स हमको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के ऊपर है। तो टीसीआरएम का है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बात ये आती है इस इंडेक्स में कि ये इंडेक्स जो है टीसीआरएम की फुल फॉर्म टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट इंडेक्स। तो ये उसी पर्पस के लिए है कि ये जो पूरा इंडेक्स निकाला गया है। अब इसमें सवाल जो है कहाँ से बनते हैं कि ये जो पूरा इंडेक्स आएगा, इसने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पूरा चेक किया है। इसमें एक अपना अलग से पेपर निकाला है और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इसने पूरी ये चेकिंग करके बताई है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपने आप में कितनी इफेक्टिव साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अंदर इसने टेक्नोलॉजी, मार्केट का लेवल और इन सब चीजों के बारे में हमको जो है वो एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये इसका काम था भाई, इस चीज को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि किस किस तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, इस पे सवाल मतलब हो सकता है बंदे, क्योंकि नीति आयोग पता है अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था, वो उसने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला, जिसके अंदर वो एक्सपोर्ट किस प्रकार से हम लोग करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। वो सब हो गया। ठीक है, तो नीति आयोग ऐसा हिसाब है भाई कि काफी सारी चीजों के लिए अभी न्यूज में चल रही है। और अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना उसमें नीति आयोग बहुत पूछा जा रहा है। तो मैं तो आपको देखो यही सजेशन दूंगी हर एक स्टूडेंट को कि आप सभी लोग थोड़ा नीति आयोग के बारे में डिटेल में जरा पढ़ लेना। ठीक है, वैसे तो देखो मैं क्लास में भी करवा रही हूँ, बट स्टिल आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर वो जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में बताते हैं, मॉडल, कि हम किस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजीज हो रही हैं उनको हम किस तरीके से जो है बढ़ा सकते हैं। इसमें जो है वे फॉरवर्ड के ऊपर भी बात की गई है। वे फॉरवर्ड का यहाँ पर मतलब है जिसमें हम लोग एक तरीके से जितना भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट और क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई नई तकनीक का इनोवेशन किया जाता है तो उसमें तकलीफ कहाँ पर आ रही है और उस तकलीफ को सुलझाया कैसे जा सकता है, वो यहाँ पर जो है ना ये वाली जो पूरी एक, वो यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन देती है एक तरीके से। ठीक है, बात समझे? तो ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में कि ये सब बातें इसमें लिखी गई। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और खास नहीं है, बस मेन सवाल तो आपका देखो यही से बनेगा कि TCRM जो है मैट्रिक्स, ये क्या चीज है, मार्केट के डिटेल्स के बारे में, मार्केट की मेच्योरिटी के बारे में ये एक्सप्लेन करती है। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि क्या चीज है, इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या रूल है, और ये रिलीज कौन करता है। और आपको ऐसा लगेगा कई बार कि भाई ये रिलीज जो है ये नीति आयोग तो नहीं करती होगी या टाटा ग्रुप करती होगी या ऐसा कुछ लग सकता है हमें, बट द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। ठीक है,
सेकंड आ रहा है प्रोजेक्ट चीता, भाई बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट टाइगर भी इम्पोर्टेंट है इस बार एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें, क्योंकि इस बार प्रोजेक्ट टाइगर को भी 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1973 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, और अभी 1 अप्रैल 2023 चल रहा है, 50 साल हो चुके हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट चीता भी इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता में क्या है कि भाई जैसे अभी देखा गया कि मध्य प्रदेश के जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां पे कुछ चीतों की जो है वो डेथ हो गई है। तो ये सूचना मिलने के बाद जो है ये बात आ रही है कि जो डेथ हो गई है उसके लिए चीता परियोजना को वापस से सही करने की जरूरत है या नहीं है। और ये भी देखो कि भाई जो जानवर है उनकी चिकित्सा भी तो करो, उनकी चिकित्सा मेडिकल रिव्यू भी तो जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा पता चला है जो जिन चीते की डेथ हुई है, कि जो हमारे चीते हैं उनके नेक पर, उनके गर्दन पर कीड़ों से संक्रमित एक घाव देखा गया था। तो चीते की गर्दन पर जो ये रेडियो कॉलर है उसमें भी कीड़े का घाव देखा गया था। तो ये हो सकता है कि इसी कॉलर के बिगड़ने की वजह से जो है चीते की डेथ हुई होगी। चांस है ना इस चीज का कि भाई उसी की वजह से चीते की डेथ हुई होगी। तो यहाँ पर वो एक तो देखो, चीते में जो कॉलर पाए जाते हैं जो भी उनमें गर्दन के पास होते हैं, वो उनके पॉलिस्टाइनिन से बनी होती हैं। और वहां पर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रैकिंग चिप लगाते हो, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि भाई ये जो पूरी एक चीज है इस पे आप जानवर पे नजरें रख सकते हो कि जानवर जो है ये सही दिशा में जा रहा है या ये बाहर तो नहीं है, या फिर ये कहाँ पर गया है। हमें भी तो पूरी जानकारी चाहिए ना, कहाँ पर है कैसे है। तो वो जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। और मॉनसून में भी बहुत ज्यादा आर्द्रता है, जिसके लिए अब जो दक्षिण अफ्रीका से चीता है वो इसके लिए पूरा कैपेबल नहीं है इसको होल्ड करने की। क्यों? क्योंकि वहां पर तो इतनी ज्यादा गर्मी होती नहीं है। भारत में अभी मानसून में बहुत आर्द्रता बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई है ना। तो ये भी दिखने को मिला। तो ये था भाई कि जो ये उनको वूंड हुआ है, जो उनको घाव हो गया है, ये काफी बड़ा एक समस्या होल्ड कर सकता है। तो प्रोजेक्ट चीता इसके लिए स्टार्ट होना चाहिए। एंड प्रोजेक्ट चीता इज व्हाट अबाउट? प्रोजेक्ट चीता इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चीता। जैसे टाइगर का था, टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए, तो वही एक जो हम बाहर से लेकर के आ रहे, ट्रांसलोकेट कर रही है उन चीता की प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें 5 से 10 एनिमल्स को आप हर साल लेके आते हो। और अब आप 35 चीते एस्टैब्लिश करके उनकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो। ठीक है। तो चीता जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया में है, उनको प्रॉपर फेंसिंग करके रखा गया है ना, अपनी इस पूरी प्रोटेक्शन के साथ। तो यहीं पर ये बात की गई है कि प्रोटेक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। 11 चीता यहाँ पे लेके आए थे, आपको याद है? साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाए थे। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जो है वो, बहुत सारे कब्ज जो है, ठीक है, यहाँ पर जो बहुत सारे शावक हैं उनके, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। चीतों का महत्व भी कुछ इसी तरीके का है कि चीते जो है हमारे इकोसिस्टम में वापस से इकोसिस्टम को रीस्टोर करेंगे। और 2023 में, सितंबर 2023 में 1 साल हो जाएगा कि 8 चीते नामीबिया से लाए थे, 12 जो है साउथ अफ्रीका से लाए थे। तो ये तो चलो एक सक्सेसफुल जो है पूरा एक कैंपेन रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ फ्लॉज भी देखने को मिले। ठीक है। तो अभी ये वाला पूरा एक आर्टिकल जो है वो न्यूज में चल रहा है, प्रोजेक्ट चीता, बिकॉज चीता की डेथ हुई थी इसकी वजह से। और अगर मैं अभी बात करूं, तो चीतों को जो है शेर और तेंदुओं से कोई अभी यहाँ पर डर नहीं है। ठीक है। चीते जो है उनको शेर और तेंदुए से कोई ऐसा डर वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल है भाई, क्रीमिया कॉन्गो में हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर जो है क्या मतलब है इसका? देखो, अभी आपको पता है कि भाई भारत में थपेड़े पड़ रही है लू की, इतना तापमान बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ ही साथ जो है यूरोप में भी ये चीज हो रही है, लू, जंगल में आग लग जाना, ये सब चीजें वहां पे भी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि एक वायरस के फैलने का डर है भाई यूरोप के अंदर, जिसे क्रीमियम कॉन्गो हेमरेजिक फीवर के रूप में जानते हैं। ठीक है। जो कि किलनी द्वारा, टिक्स द्वारा फैलता है। अगर आप कभी भी जानवरों के वध के दौरान या उसके बाद आप उनके जानवरों के संपर्क में आ जाते हैं, तो उससे ये फैलता है, जिसकी वजह से वहां पे आने वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे काम करने वाले लोग हैं, सब यहाँ पे संक्रमित हो सकते हैं। तो अफ्रीका, बाल्कन देश, मध्य पूर्व एशिया, इन सब में काफी ज्यादा देख रहे हैं। और यूरोप में इसकी जो है वो सबसे बड़ी एक घटना सबसे पहले भी देखी गई थी। ठीक है। और इंडिया में भी ये घटना देखी गई है। बात तो ये है कि भाई इंडिया में भी, गुजरात में देखी गई है। कोई नया कांड ना हो जाए भाई अब, क्योंकि ऑलरेडी इतना झेल चुके हैं ना अब हम लोग यहाँ पर, इतना झेल चुके हैं ना
कि भाई अब कोई और दिक्कत आए तो उसका सामना करने का कुछ मन सा नहीं है ना ऐसा। और इतनी ताकत भी नहीं है अब तो बॉडी के अंदर, भाई कोविड ने ऐसा हिला के रख दिया है सबको कि किसी की बॉडी में इतनी ताकत नहीं बची है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर यूएस ने भी ये बात बोली है कि जो कैटल, गोट, शीप और हेयर्स होते हैं, मवेशी, बकरी, भेड़, खरगोश, इन सब से भी ये चीज जो है वो आपके मतलब एनिमल से जो है वो चीज ह्यूमंस में ट्रांसफर कर सकती है। तो छोटा सा आर्टिकल याद रखना, ये कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है। एक ह्यूमन से भी दूसरे ह्यूमन तक पहुंच सकती है उसके सलाइवा, उसके स्वेट से, पसीने वगैरह से। ठीक है। इसमें होता क्या, आपको जो है बॉडी में एक होने लगेगा, दर्द, चक्कर आएंगे, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सर दर्द, आंखों में दर्द, ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2 से 4 दिनों के बाद आपको रात में नींद नहीं आएगी, कभी चक्कर आने लग जाएंगे, कभी आलस आएगा। तो ये सब चीजें, अब इसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं आई है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये देखने को मिला है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये जो है प्रॉब्लम हमारे इंडिया में, या फिर आप यूरोप में, अभी तो कहेंगे यूरोप में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और बाकी ये अभी इंडिया में एक ही केस आया, तो मोस्ट प्रोबेबली, होपफुली ये चीजें ना ही हो तो भाई अच्छा है, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है भाई। ये आप देख सकते हो, इसे टिक कहते हैं, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता ही जाता है। ठीक है। अगला आर्टिकल है भाई, भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय सहयोग, बायलैटरल कोऑपरेशन, जिसमें हम, क्योंकि अभी इंडिया यूएस की विजिट पे थे, मैंने आपको बताया था ना, डब्ल्यूएचओ की बहुत सारी चीजें यहाँ पर सुधारी गई है। तो ऐसे ही अब बैंक क्लाइमेट एक्शन के ऊपर भी बात की गई, क्योंकि यहाँ पर G20 की भी मीटिंग हुई है। तो यहाँ पर G20 की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि बैंक, क्लाइमेट एक्शन, इंक्लूजन, इन सब पे भी बहुत अच्छा फोकस किया जाएगा, जिसमें हम लोग आपस में किस चीज पे फोकस करने वाले हैं। आपस में हम लोग इसमें जो है, जितने भी यहाँ पर ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे बहुत ज्यादा कर्जा है, या जो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म से यहाँ पे ग्रस्त है, उनको यहाँ पर चैलेंजेस को सुधारने में तत्पर हैं दोनों कंट्रीज। मिडिल इनकम कंट्रीज के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैसे हम एक रूल बना सकते हैं उसके लिए भी डिसाइड करेंगे। खैर, ये मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ऐसा आपको पता होना चाहिए। बाकी इस पूरे टॉपिक में आपसे ना सवाल कुछ नहीं बनेगा एग्जाम कि आप सोचें कि इसके ऊपर मेरा कोई सवाल बन जाएगा एग्जाम में कोई बहुत बड़ा और ये कुछ लिख पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ना कि डब्ल्यूएचओ के ऊपर वगैरह ऐसा हुआ वैसे हुआ, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सिर्फ आपको एक गो थ्रू करना है, उसमें कुछ ऐसा, इस वाले आर्टिकल में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली क्या चीजें चल रही है। ठीक है। ग्लोबल टैक्स में यहाँ पर जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट्स, वो मैंने आपको बता ही दिए थे क्या क्या डिस्प्यूट है, पूरा डिटेल में समझाया था। सारे डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट को सेटल किया गया है। इकोनॉमिकली टाइज को और सप्लाई की चेन को जो रिस्क फ्री करना है, रिस्क में इतना ज्यादा रिस्क है, कभी कहीं लॉजिस्टिक्स में दिक्कत है, कभी चाइना का कोई दबदबा है, तो ये सारी चीजें भी सुलझाती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है। आज के आर्टिकल्स में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, और इनमें से बहुत ही कम है जो आपके प्रीलिम्स में या मेंस में पूछे जाएंगे। बस एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप किसी और चीज में उसको ऐड नहीं कर सकते। आप मेंस में आपको कुछ आर्टिकल लिखना है तो उसमें आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कहीं पर। ठीक है। अगला है यहाँ पर दोना नामीब और अल्जाइमर का ट्रीटमेंट। यहाँ पर अल्जाइमर के लिए, यहाँ पर अल्जाइमर पता है ना, भूलने की बीमारी को कहते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई जो एक पेशेंट को बीमारी हो जाती है अल्जाइमर की और बाकी चीजों की, जिससे वो बहुत ज्यादा वर्स होता जाता है, उसके लिए यहाँ पर एक नया रिसर्च करके एक ड्रग निकाला गया। ठीक है। तो इस तरीके से जापानीज ड्रग मेकर ईसाई ने यहाँ पर इसको अप्रूव भी किया है। तो ये आपको पता ही है कि भाई जो अल्जाइमर होता है उससे आपका क्या हो जाता है, आपका जो सोचने की कैपेसिटी होती है बिल्कुल खत्म होती जाती है। आप सोच नहीं पाते हो, आप चीजों को कर नहीं पाते। आपके जो हमारे बॉडी का एमुलेट प्रोटीन होता है उसको टारगेट किया जाता है और आपके ब्रेन्स को यहाँ पर डैमेज किया जाता है, ब्रेन्स की नसों को डैमेज किया जाता है। तो ये भी चीज है इसमें। अल्जाइमर में जो है बहुत से रोगियों को शामिल करके उसको चेक किया गया, तो ये है कि भाई अल्जाइमर जो है वो एक इम्प्रूवमेंट करने वाला एक डिजीज है। धीरे धीरे करके आपकी सोचने की, समझने की, याद करने की क्षमता चली जाती है। तो अब ये अल्जाइमर जो है यहाँ पर एक बाकी लोगों के लिए ये जो डिजीज है उसकी जो दवाई आई है वो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी साबित कर सकती है। तो बेसिकली अल्जाइमर जो है वो एक तरीके का ऐसा एक मनोभ्रंश है
जिसमें याददाश्त आपकी, आपकी सोचने की क्षमता, सब पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। ठीक है। एमोलेट प्लॉक, न्यूरोफाइब्रिक टेंगल्स, मस्तिष्क आपके, इन सब से जो है पूरा ही नुकसान हो जाता है। और जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती जाएगी, आप में जो है आप रास्ता खो गए, आप चीजों से खो गए, आप भूल जाओगे आप क्या कर रहे थे, आपके मूड स्विंग्स हो जाएंगे, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आप में जो है खुद से सेल्फ, ऑब्वियसली बात है ये सब चीजें होंगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। ठीक है। और इसमें डिमेशिया कहते हैं, डिमेशिया का मतलब होता है जो आपकी जितनी भी सारी याद करने की क्षमता से जुड़ी हुई बातें होती हैं उसे कहते हैं डिमेशिया। तो डिमेशिया का ही एक है अल्जाइमर, डिमेशिया में ही अल्जाइमर। ठीक है। जो ये डिजीजेज हैं ये ज्यादातर 65 से उम्र के बड़े जो उम्र के लोग होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, और इंडिया में भी 5.3 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि इससे पीड़ित है, 60 साल से ऊपर के। ठीक है। चलिए, अगला आर्टिकल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल रहेगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करता है कि भाई जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें रोजगार को कैसे जनरेट करेंगे। अभी जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यूएसए के हैं लेकिन ये है इंडियन ओरिजिन के, अजय बांगा, उन्होंने ये बात बोली है भाई कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन सकता है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। एक ऐसी प्राथमिक क्षेत्र आता है जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल्स की चीजें हो गई, जो आप कच्चा माल लेते हो, ठीक है, फिश को लेते हो, और उन्हीं चीज को फिर आगे आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए जॉब्स को क्रिएट करने की बात की जा रही है, कि अजय बांगा का ऐसा कहना है। वो बोल रहे हैं भाई 1+ स्ट्रैटेजी अपनाओ चाइना की, मतलब कि चाइना में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के साथ साथ अन्य व्यवसायों में आमतौर पर जो है उनमें से जो भी निवेश है उन पे ध्यान देना शुरू करो। यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, सप्लाई चेन रुकी पड़ी है, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो इसमें इंडिया जो है उसकी अपॉर्चुनिटी ले सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर यहाँ पर लो लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिसकी वजह से कंज्यूमर मार्केट बहुत ही अच्छी, आप सब जानते ही हैं। यहाँ पर इंडिया काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी है जो लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट की बात नहीं है पर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सबसे भी हमारा इंडिया बहुत अच्छा होता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला प्रोग्राम शुरू किया। तो हमने भी जो है ना बाकी जो मार्केट है आसियान वाली, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब में भी हम लोग जाकर के काफी अपना अच्छा बना सकते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक सकते हैं। अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, अभी तो देखो सबसे ज्यादा भारत के अंदर तृतीय जो क्षेत्र है ना वो हमें फोकस पे ला रहा है, टर्शरी सेक्टर, जिसमें 17% से जो है इंडिया की टर्शरी सेक्टर में तो 40-50 तक जाती है, पर मैन्युफैक्चरिंग अकेला 17 लेके आता है, जिसमें 5 करोड़ इंडियंस है जो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे आज के समय में ये चीज कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि लेबर लॉस इतने टफ हो गए, पैसा लेना इतना महंगा हो गया, पावर सप्लाई के ऊपर इतने खर्चे हो रहे हैं, रेंट, सरकारी खर्चे इतना हो रहा है, और जबकि चाइना बाहर से आकर के इंडिया में इतना सस्ता सामान बेच के जा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तभी तो यहाँ पर ये चीजें, इंडिया के मैन्युफैक्चर को यहाँ पर जो मार्केट है वो खत्म होती जा रही है, तो सरकार ने यहाँ चीज क्या करी, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगानी शुरू कर दी, अपने इंडिया के टैक्स रिजाइम को थोड़ा सा इजी कर दिया, अपने यहाँ पर जो लेबर लॉज है उनको थोड़ा इजी कर दिया ताकि हर एक की समझ में भी आए और थोड़ा सा आसानी से उसको किया भी जा सके। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये एक याद रखिएगा, इस तरीके से जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स का आया, तो ये सारी चीजें जो है इसमें इंप्रूवमेंट में लाई गई। चलिए भाई, आज का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। रंजीत सागर डैम सबको पता है, थीन डैम के नाम से जाना जाता है, रावी रिवर के ऊपर, सबको पता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है, काफी इजी से क्वेश्चन है ये, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सीधा सीधा सवाल। इसे थीन डैम कहा जाता है और ये पंजाब के रावी रिवर पर लोकेटेड है। रावी रिवर जो कि ब्यास, रोहतांग पास से निकल करके जाती है पाकिस्तान, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाते हुए चेनाब में मिल जाती है, और चेनाब आगे जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। रावी रिवर का एंशंट नेम क्या है, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द एंशंट नेम, प्राचीन नाम क्या है रावी नदी का, रावी नदी का प्राचीन नाम आपसे बताना। ठीक है भाई।
अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैक सी, जानते हैं ब्लैक सी को सब लोग, बहुत न्यूज में रहा है। यूरोप के रीजन में आता है, जिसके अंदर मेडिटेरेनियन सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मार्मरा, डैंडल स्ट्रेट, ये सब आता है। मैंने अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में प्लेसेस एंड न्यूज का इनिशिएटिव शुरू किया है, और इस प्लेसेस एंड न्यूज के टॉपिक में मैंने पूरा यहाँ पर ये बताया है कि किस तरीके से जो है ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज आती हैं, उसके आसपास कौन सा सी आता है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है ब्लैक सी में। ठीक है, तो आप ये लोग भी एक बार इसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है, ब्लैक सी आप देख सकते हो। ब्लैक सी आप ये देख रहे हो पूरा, ये है यूक्रेन, इसके नीचे यहाँ पर क्रीमिया है, जिसको जो है जबरदस्ती किसने लिया था, जबरदस्ती इसको लेने वाली है रशिया। यहाँ पर इसके रोमानिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रशिया, ये सब आता है। नीचे तुर्कमेन, नीचे टर्की भी आता है, ये अंकारा लिखा है ना, सी कैपिटल है, तो ये सब आते हैं यहाँ पर ब्लैक सी। इसके आसपास आप देखोगे इधर आता है सी ऑफ मार्मरा, ये लिखा हुआ है सी ऑफ मार्मरा, इसके पास है कैस्पियन सी अलग पड़ जाता है। ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ये सारी चीजें भी न्यूज में रहती। तो ये थे आज के आपके आर्टिकल्स। ठीक है, इनको कंप्लीट करना। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय।